नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी मानी किताब पर बात करने वाले हैं, रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। इसने दुनिया भर में लाखों लोगों के पैसे को लेकर सोच बदली है। लेकिन हम सिर्फ किताब का सार नहीं दोहराएंगे। हमारे पास इस किताब के ऑडियो बुक का एक काफी दिलचस्प और कह सकते हैं गहरा विश्लेषण है। और आज हम उसी विश्लेषण की परतों को खोलेंगे। ये विश्लेषण किताब के मुख्य विचारों, उसकी प्रस्तुति मतलब ऑडियो बुक नरेशन, उसकी ताकत और हाँ, कुछ जरूरी सीमाओं पर भी रोशनी डालता है। तो चलिए इस विश्लेषण की गहराइयों में उतरते हैं। देखते हैं कि रिच डैड पुअर डैड आज भी उतनी ही प्रासंगिक क्यों है और इस विश्लेषण से हमें क्या खास सीखने को मिलता है। शुरुआत करते हैं उस बुनियादी विचार से जिस पर पूरी किताब टिकी है। दो पिताओं की कहानी, एक गरीब पिता और एक अमीर पिता। इस विश्लेषण में इस कहानी कहने के तरीके को कैसे देखा गया है? हाँ, ये दो पिताओं का जो ढांचा है वही किताब की जान है, आप कह सकते हैं। विश्लेषण इस बात को रेखांकित करता है कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक बहुत शक्तिशाली तरीका है दो बिल्कुल अलग वित्तीय दर्शनों को, मतलब फाइनेंशियल फिलॉसफीज को समझाने का। एक तरफ कियोसाकी के अपने पिता, उच्च शिक्षित एकेडमिक जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं, वो सुरक्षित नौकरी, पेंशन और पारंपरिक रास्ते में यकीन रखते थे, पर आर्थिक रूप से देखिए हमेशा संघर्ष करते रहे। दूसरी तरफ उनके दोस्त के पिता, रिच डैड, जिनकी औपचारिक शिक्षा कम थी पर जिन्होंने सड़क पर चलते फिरते आप कह लीजिए वित्तीय ज्ञान और उद्यमिता से दौलत बनाई। विश्लेषण बताता है कि ये विरोधाभास, किताबी ज्ञान बनाम व्यवहारिक वित्तीय समझ, आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। ये वाकई दिलचस्प है। तो क्या विश्लेषण के मुताबिक किताब का मुख्य संदेश यही है कि पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था हमें आर्थिक सफलता के लिए तैयार नहीं करती? काफी हद तक हाँ। विश्लेषण इस बात पर जोर देता है कि किताब पारंपरिक शिक्षा के महत्व को नकारती नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये सवाल जरूर खड़ा करती है कि क्या स्कूलों और कॉलेजों में सिखाई जाने वाली बातें असली दुनिया की आर्थिक चुनौतियों के लिए काफी हैं। मूल तर्क यही उभरता है कि वित्तीय साक्षरता मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी, पैसा कैसे काम करता है, इसे कैसे निवेश करें, संपत्ति कैसे बनाएं, ये सब सीखना एकेडमिक डिग्रियों जितना ही या शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। विश्लेषण के अनुसार किताब इसी गैप को भरने की कोशिश करती है। और इस वित्तीय साक्षरता के तहत वो कौन से मुख्य विचार हैं जिन्हें ये विश्लेषण सबसे अहम मानता है? शायद सबसे ज्यादा चर्चित विचार है संपत्ति यानी एसेट्स और देनदारियां यानी लायबिलिटीज के बीच का फर्क। हम सब ने ये शब्द सुने हैं, पर क्या विश्लेषण इस पर कोई नई रोशनी डालता है? विश्लेषण कहता है कि इस किताब की सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि इसने इन दो शब्दों को बिल्कुल सरल बना दिया है। संपत्ति वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, जैसे किराए की प्रॉपर्टी हो गई या डिविडेंड देने वाले स्टॉक, और देनदारी वो जो पैसा निकालती है, जैसे कार लोन, क्रेडिट कार्ड का कर्ज वगैरह। विश्लेषण के मुताबिक ये सिर्फ परिभाषा का मामला नहीं है, बल्कि ये एक मानसिकता, एक माइंडसेट का सवाल है। अच्छा। अमीर लोग संपत्ति जमा करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि मध्यम वर्ग अक्सर अच्छी दिखने वाली देनदारियों में उलझ जाता है। विश्लेषण मानता है कि ये विचार आज भी उतना ही प्रासंगिक है, खासकर इस उपभोक्तावाद के दौर में। सही कहा। और वो दूसरा बड़ा विचार, पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम करने दो, सुनने में तो क्रांतिकारी लगता है। बिल्कुल। विश्लेषण इसे किताब का एक और परिवर्तनकारी मतलब ट्रांसफॉर्मेटिव विचार मानता है। ये उस पारंपरिक सोच को चुनौती देता है कि कड़ी मेहनत और अच्छी नौकरी ही अमीर बनने का एकमात्र रास्ता है। ये विचार कहता है कि अपनी आय का एक हिस्सा ऐसी संपत्ति बनाने में लगाओ जो बिना आपके सक्रिय रूप से काम किए भी आपके लिए पैसा कमाए, जिसे पैसिव इनकम कहते हैं। पैसिव इनकम, हाँ जी। विश्लेषण ये भी जोड़ता है कि ये सिर्फ अमीर बनने का नुस्खा नहीं, बल्कि ये वित्तीय स्वतंत्रता मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता है। यानी ऐसी स्थिति जहां आपके खर्चे आपकी संपत्ति से होने वाली आय से पूरे हो जाए और आपको सिर्फ तनख्वाह के लिए काम करने की मजबूरी ना रहे। तो ये विचार सुनने में तो बहुत आकर्षक लगते हैं, पर क्या विश्लेषण इस बात पर भी गौर करता है कि लोग इन्हें असलियत में क्यों नहीं अपना पाते? कुछ तो बात होगी। हाँ बिल्कुल। और यहीं पर मानसिकता की बात फिर से आती है। विश्लेषण बताता है कि किताब सिर्फ क्या करना है ये नहीं बताती, बल्कि क्यों नहीं कर पाते इस पर भी जोर देती है। दो मुख्य भावनाओं को बाधा बताया गया है। एक तो डर,
पैसा खोने का डर, जोखिम लेने का डर, और दूसरा है लालच, जल्दी अमीर बनने की चाहत, बिना सोचे समझे निवेश कर देना। विश्लेषण के अनुसार किताब ये सिखाने की कोशिश करती है कि इन भावनाओं को समझे बिना और इन पर काबू पाए बिना वित्तीय सफलता मुश्किल है। यह सिर्फ गणित का खेल नहीं है, मनोविज्ञान का भी है। ये तो हुई विचारों की बात। अब आते हैं ऑडियो बुक के अनुभव पर, मतलब सुनने की बात। क्या विश्लेषण बताता है कि सुनने में ये किताब कैसी है? नरेशन की गुणवत्ता के बारे में क्या कहा गया है? विश्लेषण ऑडियो बुक के नरेशन की काफी तारीफ करता है। उसे सहज, स्मूथ और आकर्षक मतलब एंगेजिंग बताया गया है। आवाज को साफ, स्पष्ट और आत्मविश्वास से भरा कहा गया है, जो जरूरी है क्योंकि कई बार वित्तीय विषय थोड़े सूखे लग सकते हैं। हाँ, वो तो है। तो एक अच्छा नरेटर जटिल विचारों को भी सुनने लायक बना देता है। हाँ, और क्या इस बारे में कुछ खास बात है जो विश्लेषण में सामने आई? एक दिलचस्प बात जो विश्लेषण में सामने आई वो ये है कि कुछ संस्करणों में खुद रॉबर्ट कियोसाकी ने नरेशन किया है। ओह, अच्छा। हाँ, विश्लेषण के मुताबिक इससे एक अलग तरह की प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी और जुनून महसूस होता है। ऐसा लगता है मानो लेखक सीधे आपसे बात कर रहा हो, अपनी कहानी और अपने सबक खुद सुना रहा हो। ये अनुभव शायद किताब पढ़ने से थोड़ा अलग हो सकता है। ये तो दिलचस्प है। चलिए, अब किताब की उन खूबियों पर आते हैं जिन्हें विश्लेषण ने उजागर किया है। सबसे बड़ी ताकत क्या बताई गई है इसकी? सबसे बड़ी ताकत इसकी सरलता, सिंप्लिसिटी बताई गई है। ये जटिल वित्तीय अवधारणाओं को आम बोलचाल की भाषा और कहानियों के माध्यम से समझाती है। कोई व्यक्ति जिसका फाइनेंस से दूर दूर तक वास्ता न रहा हो, वो भी इसे आसानी से समझ सकता है। विश्लेषण इसे एंट्री लेवल फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए एक बेहतरीन जरिया मानता है। आपने कहानियों का जिक्र किया, तो क्या वास्तविक जीवन के उदाहरणों का इस्तेमाल इसे और प्रभावी बनाता है? निश्चित रूप से। विश्लेषण इस बात पर जोर देता है कि अमीर पिता और गरीब पिता की कहानियां, उनके अनुभव और बातचीत के जो किस्से हैं, वो किताब को बहुत रिलेटेबल बनाते हैं। ये सिर्फ सिद्धांत नहीं लगते, बल्कि असल जिंदगी के सबक लगते हैं। इसके अलावा विश्लेषण यह भी कहता है कि किताब का लहजा बेहद प्रेरक है, मोटिवेशनल है। ये लोगों को अपनी वित्तीय स्थिति की जिम्मेदारी लेने और बदलाव लाने के लिए उकसाती है। कई लोगों के लिए ये वित्तीय स्वतंत्रता की यात्रा शुरू करने का पहला कदम साबित हो सकती है। यानी कुल मिलाकर विश्लेषण इसे शुरुआती लोगों के लिए काफी फायदेमंद मानता है, जो भी शुरू कर रहे हैं। हाँ, विश्लेषण के अनुसार ये छात्रों, युवा पेशेवरों और उन सभी के लिए बहुत अच्छी है जो पहली बार पैसे, निवेश और संपत्ति निर्माण के बारे में गंभीरता से सोचना शुरू कर रहे हैं। ये एक तरह से वित्तीय दुनिया का दरवाजा खोलती है। लेकिन कोई भी चीज परफेक्ट तो नहीं होती। क्या विश्लेषण ने इस किताब की कुछ कमियों या सीमाओं की ओर भी इशारा किया है? बिल्कुल। एक आलोचना जो विश्लेषण में सामने आई है वो है दोहराव, मतलब रेपिटिशन। कुछ मुख्य विचारों जैसे एसेट्स लायबिलिटी या पैसे को काम पर लगाने की बात को किताब में कई बार अलग-अलग तरीकों से दोहराया गया है। अच्छा। हो सकता है लेखक अपनी बात पर जोर देना चाहते हो, पर कुछ श्रोताओं को ये थोड़ा उबाऊ या खींचावा लग सकता है। और क्या इसमें व्यवहारिक रणनीतियों की कमी महसूस होती है? मतलब कैसे करें वाला हिस्सा? ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे विश्लेषण ने उठाया है। किताब क्या और क्यों पर ज्यादा ध्यान देती है, लेकिन कैसे पर बहुत विस्तार से नहीं जाती। मतलब ये संपत्ति बनाने या निवेश करने के लिए तो प्रेरित करती है, लेकिन ये ठीक नहीं बताती कि कौन सा स्टॉक खरीदें या प्रॉपर्टी कैसे चुनें या टैक्स कैसे बचाएं। विश्लेषण कहता है कि इसमें गहरी या उन्नत वित्तीय रणनीतियां, एडवांस फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज नहीं मिलेंगी। इसका फोकस बुनियादी सिद्धांतों और मानसिकता बदलने पर ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसे पढ़कर या सुनकर कोई रातों रात निवेश का विशेषज्ञ नहीं बन सकता। ये उम्मीद रखना गलत होगा। बिल्कुल नहीं। विश्लेषण इसे एक नींव रखने वाली किताब के तौर पर देखता है, ना कि एक विस्तृत कैसे करें गाइड, मतलब हाउ टू गाइड के रूप में। ये आपको सही दिशा दिखा सकती है, सोचने का नजरिया बदल सकती है, लेकिन वास्तविक निवेश निर्णय लेने के लिए आपको और ज्यादा जानकारी, शोध या शायद किसी वित्तीय सलाहकार की मदद की जरूरत पड़ सकती है। विश्लेषण के मुताबिक ये एक शुरुआती बिंदु है, अंतिम मंजिल नहीं। ये समझना जरूरी है। तो इन खूबियों और कमियों को ध्यान में रखते हुए विश्लेषण के अनुसार ये ऑडियो बुक असल में किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है? टारगेट ऑडियंस कौन है? विश्लेषण लक्ष्य दर्शकों, मतलब टारगेट ऑडियंस को काफी स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। सबसे पहले
कॉलेज छात्र और युवा पेशेवर जो अभी अपना करियर शुरू कर रहे हैं और पैसे की समझ बनाना चाहते हैं। दूसरे, वो लोग जो अपनी नौकरी के आय पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं और आय के अतिरिक्त स्रोत यानी पैसिव इनकम बनाने के बारे में सोच रहे हैं। हाँ। तीसरे, वो लोग जो निवेश और वित्तीय स्वतंत्रता के बारे में सीखना तो चाहते हैं, लेकिन जिन्हें ये विषय थोड़ा जटिल या डरावना लगता है। और आखिर में वे माता-पिता जो अपने बच्चों को कम उम्र से ही पैसे का महत्व और प्रबंधन सिखाना चाहते हैं, ताकि वे वित्तीय रूप से ज्यादा सक्षम बन सकें। अर्ली फाइनेंशियल लिटरेसी जिसे कहते हैं। तो कुल मिलाकर इस विश्लेषण से गुजरने के बाद रिच डैड पुअर डैड ऑडियो बुक के बारे में हमारी समझ और गहरी हुई है। हमने इसके मूल विचारों, प्रस्तुति की गुणवत्ता, इसकी ताकत और हाँ, सीमाओं को भी समझा। ये वाकई पैसे को लेकर पारंपरिक सोच को चुनौती देने वाली किताब लगती है। ये वित्तीय साक्षरता की जरूरत को बहुत प्रभावी ढंग से सामने रखती है, भले ही इसमें विस्तृत रणनीतियां ना हो और कुछ दोहराव हो जैसा हमने बात की, लेकिन ये लोगों को ये सोचने पर मजबूर करती है कि पैसा असल में कैसे काम करता है और क्यों वित्तीय शिक्षा आज के समय में इतनी महत्वपूर्ण है। ये मानसिकता बदलने की दिशा में एक शक्तिशाली पहला कदम हो सकता है। बिल्कुल। और जैसा कि विश्लेषण ने भी इशारा किया, ये आपको क्यों समझाती है, जो शायद सबसे जरूरी पहला कदम है। जाते जाते एक सवाल मन में आता है जो इस पूरी बातचीत से उभरता है। अगर हमारा औपचारिक शिक्षा तंत्र हमें पैसा कमाना सिखाता है, मतलब अर्निंग मनी, तो फिर पैसा संभालना, मैनेजिंग मनी, पैसा बढ़ाना, ग्रोइंग मनी, और पैसे से पैसा बनाना, मेकिंग मनी वर्क फॉर यू, ये सीखने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या ये पूरी तरह से व्यक्ति पर निर्भर है, या हमारे समाज और शिक्षा व्यवस्था को भी इस दिशा में और कदम उठाने की जरूरत है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है।